मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो ना संदीप? तो देखो सर, मैंने लास्ट टाइम थ्योरी के बारे में आपको, वेरिएबल्स के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। और वेरिएबल्स के बारे में आपको ये बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और ये हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मैनी टाइम्स आप इसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। फिर मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जैसे ये, ठीक है, हम ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट के साथ यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, कैर के साथ आपका यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ABC वेरिएबल्स हैं, तो ये सब आपको पता है। लेकिन इसमें जो हम जैसे इंट यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, कैर यूज करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं आपके ये कीवर्ड्स भी हैं और आपके डेटा टाइप्स भी हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इस तरीके से भी देखो कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ए में 10 स्टोर कर दिया, बी में मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 को स्टोर कर दिया। तो देखो यहाँ पे कमेंट देके बता रखा है, डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप, कि इंटीजर टाइप की दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते। तो वेरिएबल्स के मैंने स्टूडेंट आपको रूल्स बताए थे कि इसमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ये डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम के बीच में व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्पेस, ये अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम जो है वो किसी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी रिजर्व वर्ड का वेरिएबल जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये इंट, फ्लोट आप यहाँ पे जो है वो यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। और वैलिड वेरिएबल नेम्स कौन कौन से हैं, जैसे आपने सुनी यहाँ पे आपने ये ए इस तरीके से देख दिया, अंडरस्कोर AB दे दिया, A33, ये वैलिड वेरिएबल, ठीक है। और इनवैलिड कौन से होते हैं, जैसे नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये गलत है आपके पास। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये वेरिएबल नेम के बीच में जो स्पेस नहीं हो सकता, वेरिएबल नेम कोई जो है आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट कीवर्ड वेरिएबल नेम नहीं आपका हो सकता, ऐसे लॉन्ग है कि यहाँ पे कीवर्ड है। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ तक आपको इसमें क्लियर। और वेरिएबल्स के मैंने टाइप्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको स्टूडेंट दो टाइप्स मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए थे। एक तो मैंने आपको बता दिया था लोकल वेरिएबल, और एक मैंने आपको बता दिया था ग्लोबल वेरिएबल। अब स्टूडेंट आपके पास क्या आता है, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल आता है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल आता है, एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, ये तीन वेरिएबल्स भी आपके पास होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, आगे चलते हैं हम यहाँ से। और लोकल वेरिएबल का बताया था क्या, कि जो फंक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं वो लोकल वेरिएबल है। और ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, जो फंक्शन के हम बाहर यूज करते हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है जी। अब आता है स्टैटिक वेरिएबल आपके पास, गुड मॉर्निंग हो जाता है इसमें। अब स्टैटिक वेरिएबल आपके पास क्या कहता है, ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड, जिस वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाए उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के अंदर क्या करता है, ये इनकी वैल्यू को रखता है मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपके पास देखो यहाँ पे आपने ये ले लिया, एक फंक्शन आपने बनाया 10, एक लोकल वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे एक स्टैटिक लिया y इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे x+1 कर दिया, मैंने x की वैल्यू ऊपर है, मैंने इंटीजर ले रखी है 10+1, तो यहाँ पे 11 हो जाती है। y+1 करता हूँ तो y की वैल्यू भी यहाँ पे 11 हो जाती है। x और y को हमने प्रिंट कर दिया। अब इफ यू कॉल दिस फंक्शन मैनी टाइम्स, अगर इस फंक्शन को हम कई बार कॉल करें तो जो लोकल वेरिएबल है प्रिंट द सेम वैल्यू फॉर ईच फंक्शन कॉल,
कि जो हमने यहाँ पे ये लोकल वेरिएबल यूज कर रखा है ना, एक्स, तो ये सेम वैल्यू को प्रिंट करेगा 11 11 11, ठीक है। बट द स्टैटिक वेरिएबल विल प्रिंट द इंक्रीमेंटेड वैल्यू इन ईच फंक्शन कॉल। तो स्टैटिक में क्या होगा कि जैसे इसको बढ़ा देगा कि यहाँ पे आपने 11 लिखा है, 11 के बाद फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। जबकि लोकल वेरिएबल में क्या होगा कि जो है वो वैल्यू 11 11 11 ही आपके पास रहेगी, ठीक है। कि अगर आप फंक्शन को मैनी टाइम्स आप क्या करते हो स्टूडेंट, कॉल करते हो, तो ये होता है स्टैटिक। स्टैटिक भी क्या होता है, कीवर्ड होता है स्टूडेंट आपके पास। तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, जरा ये वाला प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो कोड ब्लॉक ओपन कर रखा है, यहाँ से कोड ब्लॉक मैंने ओपन कर रखा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ से सेव फाइल पे जाओ, यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने जैसे स्टैटिक 1.c, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इसमें जो है void फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब ये void लिखा हुआ है यहाँ पे, तो void के लिए मैं क्या काम करूंगा, तो देखो मैं void के लिए यहाँ पे हम, इसमें तो हम ये जो है यूज कर नहीं सकते हम void, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, इसको मिनिमाइज ही रखता हूँ, हम उस पे चलते हैं अपना। किस पे चलेंगे हम अपना, टर्बो सी के ऊपर। तो यहाँ पे जो यूज देखेंगे वो यूज आता है आपके पास स्टैटिक कीवर्ड। फंक्शन यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब उसमें हमने क्या यहाँ पे काम किया हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 ले रखी है, लोकल वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये इधर देखो आपके सामने ही, यहाँ पे स्क्रीन को मैं यहाँ पे मैं इन x के अंदर मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, ये हमारा एक लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। फिर मैं भी यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज करता हूँ, इंटू वाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। तो मैं x के अंदर यहाँ पे x+1 करता हूँ, y के अंदर यहाँ पे मैं y+1 करता हूँ, प्रिंट परसेंटेज डी कॉमा x कॉमा y, और गेट सी एच से इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ स्टैटिक 1 के नाम। तो अब मैंने इसको यहाँ पे स्टैटिक 1 के नाम से सेव कर दिया। कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे, एरर 1 शो कर रहे हैं, कहता है अनडिफाइंड सिंबल मेन। ये आपने जो मेन फंक्शन है वो इसके अंदर आपने डिफाइन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन यूज किया, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया, x is assigned a value that is never used।
कंट्रोल F9, declarations in Excel. Declarations syntax error. Void function. Static. यहाँ पे void function 1 तो ठीक है, मेन फंक्शन के लिए इसमें एक मिनट स्टूडेंट में चेक कर रहा हूँ प्रोग्राम को। कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। void main हम function 1 in text static int y printf हमने ये सारा फंक्शन 1 के अंदर ही कर दिया। get ch यहाँ पे बता रहा है कि declaration syntax error। void फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन void main x is equal to 10। शायद स्टैटिक वेरिएबल नहीं लिखा सर। नहीं स्टूडेंट, ये इसका स्टैटिक वेरिएबल का कोई वो पर्पस नहीं है। यहाँ पे ये लोकली इसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन का रीजन हो रहा है क्योंकि जो सी के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए मेन फंक्शन होना जरूरी है। एक मिनट, इसको मैं इस पे चला के देखता हूँ, एक मिनट, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से चलेगा। मेन के लिए प्रॉब्लम शो कर रहा है। खैर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको मैं ट्राई करके देखूंगा। क्योंकि जब तक सी के अंदर हम मेन फंक्शन यूज नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारा प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो प्रॉब्लम सिर्फ उस चीज की आ रही है। और ये यहाँ पे भी जो है काम नहीं करेगा सही, क्योंकि मैंने मेन यूज नहीं किया, तो ये प्रोग्राम सही चलने की उम्मीद नहीं है। ये देखो मैं रन कर रहा हूँ, वो बिल्ड भी हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि मैंने मेन यहाँ पे मैंने यूज किया नहीं है तो इसलिए वो जैसे परसेंटेज डी के बीच में कोमा आएगा, कोमा भी डाल देते हैं। ये देखो ना, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन मेन आपके पास आ रहा है।
अब प्रॉब्लम ये है कि हम मेन फंक्शन को हम इसमें कहाँ पे यूज करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे void यूज कर दिया, int extend लिया, static int y लिया, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेन का एक रीजन है कि हम मेन को, क्योंकि मेन के बाद मुझे ब्रैकेट भी यूज करनी पड़ेगी, वो सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। int x, अगर मैं इस ब्रैकेट को, अब देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को, ऐसी एरर्स आती है कि मैं इस ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मैं x को यूज कैसे करूंगा, x+1 कैसे मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे, यहाँ x इज इक्वल टू मैं x+1 कर देता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया, लेकिन वो तो वो यही कहेगा कि ब्लॉक को आपने, और मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ कंट्रोल F9, तो वो देखो क्या कहता है, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, अनडिफाइंड सिंबल x, अनडिफाइंड सिंबल y, तो इस तरीके से भी ये ठीक नहीं होगा। खैर, इसको मैं स्टूडेंट आपको जो है खुद देख के मैं फिर आपको बताऊंगा, लेकिन आप अब इसका जो है मीनिंग आप ये समझ लीजिए, इसको मैं पहले खुद बनाऊंगा, नहीं तो मेरी सारी क्लास ऐसी इसी में वेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि लोकल वेरिएबल में अगर हम 10 लिखते हैं, वो इसमें मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, जैसे मैंने x+1 यहाँ पे किया है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे 11 11 11 ही आएगा, जबकि स्टैटिक में लिखने के बाद उसमें 10+1 11 12 13 सो ऑन होगा। ठीक है, कोमा की गलती नहीं है संदीप, गलती यहाँ पे मेन जो है वो बीच में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे पहले खुद तसल्ली करूंगा फिर बताऊंगा। अब अगला जो आपके पास वेरिएबल आता है वो आता है इसमें लास्ट वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट आएगी, नहीं वो आपके पास 11 12 13 वो चलते जाएंगे नंबर आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख के पहले फिर बताऊंगा। अब ऐसे एक स्टूडेंट, एक होता है आपके पास ये ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल आपसे क्या कहता है इसके अंदर, कि जैसे ऑल वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज, ये एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। ये क्या है, आपके पास एक ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं बाय डिफॉल्ट, और इनको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑटो कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, जैसे भी ये देखो x इज इक्वल टू 10 लिखा, ये एक लोकल वेरिएबल है, ये भी ऑटोमेटिक है। अगर हम साथ में इसमें ऑटो कीवर्ड जोड़ दें, ठीक है, अगर आप ऑटो नहीं लिखते तब भी बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक वेरिएबल है। अगर आप ऑटो लिख देते हो, ऑटो एक कीवर्ड होता है, तो लिखने के बाद भी वो ऑटोमेटिक वेरिएबल होंगे। सीधा सी बात ये है कि चाहे आप ऑटो लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही आपके होंगे। ठीक है, तो सी वेरिएबल के अंदर जितने भी वेरिएबल हम ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो सारे ऑटोमेटिक ही होते हैं। ठीक है, मतलब अब ये क्वेश्चन ऐसे पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ऐसी एक वेरिएबल होता है आपके पास एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल्स कौन से होते हैं कि वी कैन शेयर ए वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्स फाइल। स्टूडेंट, क्या होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम काफी सारी सोर्स फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग फाइल्स बनाएंगे, किसकी हेल्प से बनती है वो, आपकी एक्सटर्नल वेरिएबल की हेल्प से बनती है। एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करना होता है। जैसे हमारे पास एक फाइल है myfile.h, एक्स में हमने यहाँ पे 10 दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे एक्सटर्नल कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो ये हमारा एक एक्सटर्नल वेरिएबल है जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो myfile.h एक हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल हम खुद से डिक्लेयर करते हैं। stdio.h ये भी एक हेडर फाइल है। प्रिंट वैल्यू, यहाँ पे हमने एक मेंबर फंक्शन लिया,
और ग्लोबल वेरिएबल करके हमने इसको प्रिंट करवा दिया। तो ये जब मैं आपको आगे प्रोग्राम कराऊंगा ना, ये मैं फिर बताऊंगा आपको। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अलग अलग फाइल्स ले रखी हैं और उन फाइल्स को आप क्या करना चाहते हो, वहां से डाटा आप उठाना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल यूज करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास वो ऑलरेडी बता रहा है कि वी कैन शेयर ए वेरिएबल। हम एक ही वेरिएबल को अलग अलग सी की सोर्स फाइल में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, बस उसके लिए आपको एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करना है। तो ये थ्योरेटिकल के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये पता होने चाहिए कि कौन कौन से आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, ये इतने कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं होते, इनका एक सिंपल सा मीनिंग होता है। फिर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है वो आता है डेटा टाइप्स का। तो डेटा टाइप्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा कि एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर को, फ्लोट को और कैरेक्टर को क्या करता है, स्टोर करता है। और अब ये देखो, मैंने डेटा टाइप्स को अलग अलग पार्ट्स के अंदर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, बेसिक, डिराइव्ड, इन्यूमरेशन, वॉइड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं आपके पास। तो देखो, बेसिक डेटा टाइप के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे इंट हो गया स्टूडेंट आपके पास, कैर हो गया करेक्टर के लिए, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे इसको। फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं। और डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, जैसे हम एरे पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, पॉइंटर्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, तो ये आपके पास डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। इन्यूमरेशन डेटा टाइप्स आपके पास कौन से होते हैं, जैसे इनम, इनम एक कीवर्ड होता है इन्यूमरेशन। तो वॉइड डेटा टाइप के अंदर जैसे आपके पास वॉइड कीवर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है, इसमें आपको थ्योरेटिकल ही पढ़ना पड़ेगा। और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि बेसिक डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं स्टूडेंट आपके पास, वो इंटीजर बेस्ड या फ्लोटिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, सी सपोर्ट बोथ साइंड एंड अनसाइंड डेटा टाइप्स को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। जो मेमोरी साइज होती है बेसिक डेटा टाइप्स की, वो कैसे कितनी होती है, 32 या 64 बिट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, वो 32 बिट है या 64 बिट है। अब एक चीज आपके पास आ जाती है इंपॉर्टेंट काफी सुन, कि जो जैसे कैर है, तो कैर कितने बाइट्स ऑक्युपाई करता है, ये मालूम होना चाहिए आपको, ये याद भी करना है, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के अंदर, कि जो कैर डेटा टाइप है वो 1 बाइट ऑक्युपाई करता है। और इसकी रेंज कितनी होती है, -128 से लेके 127, उतना डाटा ही उठा सकता है। कैर के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, साइंड कैर, अनसाइंड कैर। साइंड कैर भी 1 बाइट ऑक्युपाई करता है, इतनी रेंज होती है। लेकिन जो अनसाइंड कैर होता है, उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, जैसे ऊपर दोनों में थी। ये भी 1 बाइट ऑक्युपाई करता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 255। ठीक है, फिर आपके पास आता है शॉर्ट। शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है, और इसकी रेंज कितनी होती है, -32768 से लेके +32767, इतना डेटा ये उठा सकता है शॉर्ट। ठीक है, ऐसे ही हम शॉर्ट को भी फर्दर पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। एक होता है आपके पास साइन शॉर्ट, ये भी 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, इसकी रेंज भी उतनी होती है जो ऊपर थी। जो अनसाइंड होता है, साइड में नेगेटिव वैल्यूज आती है, अनसाइंड में कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती, बाइट ये भी उतनी ऑक्युपाई करेगा, बट इसकी रेंज होती है 0 to 65535, यानी कि आप 0 से लेके 65,535 इतना मेमोरी के अंदर स्पेस ले सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट आपके पास आते हैं इंट, साइंड और अनसाइंड और शॉर्ट। इंट भी 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, इसकी रेंज भी इतनी होती है जैसे इसकी रेंज थी। साइंड इंट भी 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, इसकी रेंज भी इतनी जैसे इसकी है। अनसाइंड इंट की रेंज कितनी होती है, जो इस वाली रेंज थी अनसाइंड शॉर्ट कि 0 से लेके 65,535 आप ये ले सकते हो। फिर आपके पास आता है साइंड शॉर्ट, ये भी 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, देखो इसकी रेंज भी इतनी है। ठीक है,
फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट, ये देखो कितनी रेंज। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, शॉर्ट, फिर इनके फर्दर टाइप्स हैं साइंड शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, ये सारे के सारे डेटा टाइप्स होते हैं। फिर अगर आपको इनसे और ऊपर चाहिए आपको, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग यूज करना पड़ेगा इसमें। जो लॉन्ग होता है आपके पास आपका, वो 4 बाइट्स को ऑक्युपाई करता है, उसकी रेंज इतनी देखो कितनी ज्यादा होती है, 21-2147483648 से लेके 21474836 यहाँ पे 7 होगा। इतना डाटा ये लॉन्ग के अंदर उठा सकता है। अगर हम साइंड लॉन्ग एंड की बात करें तो यही आपके पास इसमें भी रहेगा। अनसाइंड की बात करें तो ये देखो 0 से लेके 4294 और आपके पास 967-295, इतना डाटा ये उठा सकते हैं। तो अगर आपको बहुत बड़ी वैल्यू देखनी है तो आप अनसाइंड लॉन्ग एंड यूज कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट आपके पास फ्लोट डेटा टाइप होता है, जिसकी रेंज जो है 4 बाइट्स को उठा सकता है। डबल जो होता है वो 8 बाइट को उठा सकता है। जो लॉन्ग डबल होता है वो 10 बाइट को उठा सकता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो डेटा टाइप है वो कौन सा है आपके पास, लॉन्ग डबल, क्योंकि जहां इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है वहां लॉन्ग डबल 10 बाइट्स को ऑक्युपाई कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू आपके पास इसके अंदर आ जाए। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ स्टूडेंट, डेटा टाइप्स का समझ में आया। संदीप, दिव्या, इधर अंकिता, जानवी, आंचल, ये जो मैंने थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ाया है यहाँ पे, ये डेटा टाइप समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो ये रेंज है, आपको कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के, बेसिक, डिराइव्ड, इन्यूमरेशन, वॉइड। ठीक है, बेसिक में कौन से आते हैं, डिराइव्ड में कौन से आते हैं, इन्यूमरेशन में कौन से आते हैं, ये याद होने चाहिए। और जो इनकी रेंज है, ये रेंज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये रेंज याद होनी चाहिए कि जब आप कैर यूज कर रहे हो, अगर स्टूडेंट आपका काम इंटीजर से चल रहा है तो फिर आप फ्लोट यूज नहीं करोगे। मान लो कि इंटीजर की रेंज कितनी है स्टूडेंट, 2 बाइट्स है, यानी कि 30,000 तक का डाटा उठा सकता है, और आपने वहां पे यूज कर लिया लॉन्ग इंट। ठीक है, लॉन्ग इंट जो है आपके पास ये 2 लाख इतना बड़ा डाटा उठा सकता है आपके पास। अब आपको जब इतने की बड़ी, क्योंकि इससे मेमोरी वेस्ट होती है ना, कि मान लो आपको रहने के लिए एक कमरे की जरूरत है और आपने 10 कमरे रख लिए एक बंदे के लिए, तो आपकी मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो ऐसे जिस साइज के डेटा की आपको जरूरत है उसी साइज का डेटा आप टाइप का डाटा टाइप आप यहाँ पे यूज करो। तो ये डेटा टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपसे जरूर पूछा जाएगा, और एक एक नंबर, दो दो नंबर के अंदर जो है इनकी रेंज भी पूछी जाती है, कि जैसे इंट कितने बाइट्स ऑक्युपाई करता है, या उनकी रेंज कितनी होती है आपके पास, ट्रैक्टर कितने बाइट्स ऑक्युपाई करता है, इनकी रेंज कितनी होती है आपके पास। तो ऐसे ये पूछा जा सकता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीवर्ड्स के बारे में आपसे ये पूछ सकते हैं कितने कीवर्ड्स होते हैं। अब देखो जैसे अभी हमने स्टूडेंट ऑटो के बारे में भी हमने पढ़ा, ब्रेक के बारे में भी हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं, केस, कैर, कॉन्स्ट। ठीक है, कंटिन्यू भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एल्स हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग मैंने अभी आपको बताया, इंट मैंने आपको बताया। ठीक है, स्विच हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं, हम एक्सटर्न अभी हमने पढ़ा, फ्लोट हमने पढ़ा, फोर भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, वॉइड हम पढ़ चुके हैं, साइंड मैंने अभी आपको बताया, साइंड इंट, शॉर्ट इंट। ठीक है ना, तो ये सारे देखो डेटा टाइप्स जो है वो मैंने आपको इसके अंदर बताए हैं। ओके, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं आपके इसमें। तो मतलब सी के ये डेटा टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर स्टूडेंट वेरिएबल्स होते हैं आपके पास। ठीक है कि नहीं, ये मैंने आपको वो चीज बताई। तो आपको समझ में आया, कोई आपकी यहाँ पे क्वेरी है बस ऊपर वालों को वो छोड़ देना। जो मैंने यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम्स जो मैंने आपको बताए, ये मैं फिर आपको ये प्रोग्राम्स को पहले मैं बनाऊंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है कि नहीं, तो आप पहले जो है इसमें इतना अच्छे तरीके से आप क्या करना, अंडरस्टैंड करना। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।